नेक्स्ट टॉपिक जो बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम पर बीच में एक टेक्निक काम में ली जाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप लोगों को बच्चों पहले यही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में समझाया जाएगा, उसके बाद फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझेंगे। तो पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम समझेंगे। अच्छा, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक अपनी एनसीईआरटी में बायोटेक वाले चैप्टर में लिखा गया है, मतलब अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये नहीं लिखा गया है, इसको वहाँ डिटेल में बायोटेक में समझा रखा है। तो जब बायोटेक पढ़ते तो वहाँ ये टॉपिक आता है, तो हम इसको यहीं इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले इस टेक्निक को आप समझिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। ये बच्चों एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम वृहद अणु जैसे कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स को, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स को उनके आकार के आधार पर पृथक किया जाता है, उनके साइज के बेसिस पे उनको हम अलग कर सकते हैं। तो उनके बच्चों हम साइज, शेप, इन बेसिस पे अलग करते हैं। मेन तरीका होता है उनके साइज के बेसिस पे अलग कर देना। तो साइज के बेसिस पे उनको यहाँ पर पृथक किया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरे पास ये डीएनए के कई सारे ऐसे टुकड़े हैं, ये कई सारे टुकड़े होते हैं। अब इन टुकड़ों को अलग करना है, ये बहुत सारे टुकड़े हैं, तो इनको अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत अच्छी टेक्निक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, एक जेल का निर्माण करते हैं। अच्छा, जेल जब यहाँ पर इस तरह से एक जेल बनाएंगे, जेल बनाने के बाद ये जेल बना ली, जेल बनाने के बाद इन डीएनए को डालेंगे और डीएनए यहाँ पर अपने साइज के बेसिस पे, अपने साइज के बेसिस पर यहाँ पर ऐसे अलग हो जाते हैं। जैसे छोटा वाला टुकड़ा नीचे आ जाएगा, बड़ा यहाँ रहेगा और बड़ा ऊपर रह जाएगा। साइज के बेसिस पे इनको पृथक किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसका क्या उपयोग है समझिएगा। मॉलिक्यूल्स को पृथक करने के लिए ये टेक्निक काम में लेते हैं। अब इस टेक्निक के अंदर हमें बच्चों ऐसी एक जेल की जरूरत पड़ती है। हमें यहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ती है, जेल। तो हमें इस तकनीक में जेल की आवश्यकता होती है, ऐसी एक जेल बनानी पड़ती है। अब बात आती है वो जेल किसकी बनाई जाए। तो यहाँ पर इस जेल को बनाने के लिए अगेरोस का उपयोग किया जाता है। अगेरोस ये एक तरह का प्राकृतिक बहुलक है, ये नेचुरल पॉलीमर होता है, इसकी मदद से यहाँ पर जेल का निर्माण किया जाता है। तो अगेरोस एक प्राकृतिक बहुलक होता है, इसे समुद्री खरपतवार से प्राप्त किया जाता है। समुद्री खरपतवार मतलब शैवाल को कहा जाता है। शैवाल, ब्राउन एल्गी जो होती है, ब्राउन एल्गी, ब्राउन शैवाल, वही एक समुद्री खरपतवार है। सबसे पहले क्या करते हैं, उस ब्राउन एल्गी को समुद्र से बाहर निकालते हैं, उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद उससे एक वाइट कलर का पाउडर प्राप्त किया जाता है और उसी वाइट कलर के पाउडर को ही अगेरोस नाम दिया जाता है। तो याद रखना, अगेरोस किस तरह का होता है, वाइट कलर का एक पाउडर होता है जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। एक बात मुझे बताओ, समुद्री खरपतवार शैवाल क्या ये प्राकृतिक है? यस, नेचुरली तो है, हमने थोड़ी उसको लगाया है, नेचुरली लगती है। और नेचुरल है तो इसीलिए इस बहुलक का नाम क्या लिखा गया, प्राकृतिक बहुलक होता है। ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है। अच्छा, इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले बच्चों एक ऐसे फ्लास्क लिया जाता है, इस फ्लास्क के अंदर अगेरोस को डाल दिया जाता है। यहाँ अगेरोस भर दिया गया। अगेरोस एक तरह का व्हाइट कलर का पाउडर है, जैसे आप लोगों ने ग्लूकोन डी देखा होगा, देखा है सभी ने। तो ग्लूकोन डी जैसा व्हाइट कलर का पाउडर होता है, सेम वैसा ही व्हाइट कलर का पाउडर आता है। आप मार्केट में जाओ, कह दो अगेरोस दे दो, तो आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर दे देंगे। आप उस व्हाइट कलर के पाउडर को यहाँ पे भर दिया जाएगा, मतलब इस फ्लास्क के अंदर आपने व्हाइट कलर का पाउडर अगेरोस भर दिया। अगेरोस भरने के बाद अब इसके अंदर डाल दिया जाता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इसलिए डालते हैं ताकि ये इसके अंदर आसानी से घुल जाए, डिजोल्व हो जाए। बफर डालने से फायदा भी होता है ताकि इसकी पीएच भी चेंज ना हो। तो यहाँ पे बच्चों बफर सॉल्यूशन डाल देते हैं ताकि ये इसके अंदर आसानी से मिक्स हो जाए। जब हम इसके अंदर घोलते हैं तो ये अगेरोस के अणु इस बफर के अंदर आसानी से घुलते जाते हैं, इसके अंदर आसानी से ये मिक्स होने लग जाते हैं। अच्छा, जब ये मिक्स होने लग जाता है तो हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से मिक्स हो, तो धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। अच्छा, यहाँ से नीचे से बच्चों इसको ऐसे गर्म करते रहेंगे, जैसे जैसे गर्म होगा ये अणु और अच्छे से घुलेंगे। जब टेम्परेचर लगभग 80-90 डिग्री के आसपास पहुंचेगा तो ये अगेरोस के अणु इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं और एक पारदर्शी सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। मतलब बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है, पारदर्शी बन जाता है, जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन गया। अब बच्चों जब ये सॉल्यूशन ठंडा हो रहा होता है, अभी 80 डिग्री टेम्परेचर था, अब इसको हल्का सा ठंडा कर रहे थे। जब इसको ठंडा करते हैं उसी टाइम इसमें कुछ बूंदे इथिडियम ब्रोमाइड की मिला देते हैं। किसकी मिला रहे हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड मिलाने का फायदा ये होता है कि इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को स्टेन करने का काम करते हैं। आगे हमें इन डीएनए को स्टेन करना होता है, तो डीएनए को स्टेन करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। अच्छा,
इथिडियम ब्रोमाइड का यूज है डीएनए के अभिरंजन के लिए। तो जैसे इसमें इथिडियम ब्रोमाइड की यहां पर कुछ बूंदें डाल देंगे, इसके अंदर ये इथिडियम ब्रोमाइड की कुछ बूंदें इसके अंदर मिला देंगे। इथिडियम ब्रोमाइड की खास बात ये होती है कि ये इथिडियम ब्रोमाइड के ऊपर जब यूवी लाइट डाली जाती है, इथिडियम ब्रोमाइड के ऊपर जब यूवी लाइट, कौन सी लाइट? यूवी लाइट। तो जैसे यूवी लाइट डालते हैं ये ऑरेंज कलर दर्शाने का काम करता है। एक बार फिर सुनना क्या कह रहा हूं मैं। डीएनए को अभिरंजित करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ता है। इथिडियम ब्रोमाइड सामान्य लाइट में दिखता ही नहीं है, इसके ऊपर कौन सी लाइट डालनी पड़ती है? यूवी लाइट। और यूवी लाइट डालते ही ये ऑरेंज कलर दर्शाने का काम करता है। कैसे होता है सब प्रोसेस हम धीरे धीरे आगे अब समझेंगे। अभी हमने क्या किया एक बार फिर समझिएगा। सबसे पहले हमने फ्लास्क के अंदर अगेरोस लिया। अगेरोस कहां से प्राप्त हुआ? तो अगेरोस समुद्री खरपतवार से लेके आए। समुद्री खरपतवार से अगेरोस लाया, फ्लास्क के अंदर डाल दिया, उसको बफर के अंदर घोला गया, एक पारदर्शी सॉल्यूशन बना, गर्म किया गया। जब वो ठंडा हो रहा था तभी उसमें कुछ बूंदे इथिडियम ब्रोमाइड की डाल देते। बात समझ में? और इथिडियम ब्रोमाइड डालने का फायदा बताओ। यस, डीएनए के अभिरंजन के लिए, स्टनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। अभी ये सॉल्यूशन गर्म ही है, पूरा ठंडा नहीं हुआ, गर्म ही था। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्लेट लेते हैं। बच्चों यहां पर कुछ इस तरह की एक प्लेट का हम यूज करेंगे। समझाने के लिए मैंने यहां पर ये इस तरह की एक प्लेट यहां बना दी। अच्छा, अब इस प्लेट के अंदर क्या करेंगे, जितना भी सॉल्यूशन था ये सॉल्यूशन उठा के इस प्लेट के अंदर यहां डाल देंगे। लिक्विड है, ये लिक्विड सॉल्यूशन सारा इसके अंदर डाल दिया गया। जैसे ये सॉल्यूशन डालेंगे, अब यहां पर एक कॉम्ब आता है इस तरह का। बच्चों यहां पर एक कॉम्ब लगाएंगे। यहां पर इस तरह का एक कॉम्ब होता है, ये कॉम्ब यहां पर इस तरह से ये फिट कर दिया गया। ऐसे कॉम्ब यहां फिट कर देते। यहां एक लिक्विड सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये कॉम्ब उठा के इसमें डाल दिया। यहां पर क्या लगा हुआ है? कॉम्ब, कंघी टाइप का होता है, कॉम्ब लगा दिया। अब बच्चों इस असेंबली को लगभग 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने रखेंगे। यह भी गर्म था, ये 15-20 मिनट तक ठंडा होगा। जब ये 15-20 मिनट तक ठंडा हो जाएगा तो यहां पर ये जितना भी लिक्विड यहां डाला था, यहां जो लिक्विड डाला गया था, ये लिक्विड धीरे धीरे यहां पर ऐसे जमने लग जाता है। यहां पर ऐसे जमने लग जाता है, ये लिक्विड यहां ऐसे जमता जाता है, जमता जाता है। जहां पर ये हर तरफ जमने लग जाता है, ये ऐसे हर तरफ यहां पर ऐसे ये जमने लग गया। ये बच्चों इस तरह से हर तरफ यहां पर जमने लग गया। जब ये पूरी तरह से जम जाता है तो इस कॉम्ब को यहां से ऐसे बाहर निकालेंगे। अच्छा, यहां से क्या निकालेंगे? कॉम्ब को। इस कॉम्ब को यहां से इस तरह से ये बाहर निकाल दिया। जैसे कॉम्ब को यहां से बाहर निकालते यहां छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और ये जेल कुछ इस तरह से यहां पर डेवलप हो जाती है। यहां बच्चों फाइनली आप देखोगे इस तरह की ये एक जेल बन जाती है। इस जेल के अंदर यहां पर कॉम्ब लगा रहा था। जैसे उस कॉम्ब को यहां से बाहर निकाला तो कॉम्ब को बाहर निकालते ऐसे गड्ढे बन जाते, यहां ऊपर की तरफ। यहां बच्चों ऊपर की तरफ ऐसे यहां पर ये गड्ढे बन जाते, ऐसे यहां गड्ढे बन जाते। कॉम्ब को बाहर निकाला, ये गड्ढे तैयार हो गए। बात समझ में? एक बार फिर समझो। ये जो जेल है अगेरोस की बनाई, सब तरफ अगेरोस भरा हुआ था, यहां एक कॉम्ब लगाया था। कॉम्ब को जैसे बाहर निकाला, यहां गड्ढे बन गए और इन्हीं गड्ढों को नाम दिया जाता है वेल्स। इंग्लिश में गड्ढों को क्या नाम दे दिया गया? वेल्स। अब बच्चों क्या करेंगे, हम यहां पर डीएनए को लेंगे और डीएनए को इन्हीं वेल्स में डालेंगे। मतलब ये जो डीएनए के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जितने भी थे, इन टुकड़ों को उठा के इन्हीं वेल्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो अभी तक हमने जेल बनाई है और जेल के अंदर ऐसे वेल्स रखते हैं। वेल्स लगाने का फायदा क्या है? गड्ढे लगाने का फायदा है कि इन्हीं के अंदर हम डीएनए को यहां पर डाल देते हैं, इन्हीं के अंदर यहां डीएनए को इंटर करा देते हैं। जो बात यहां अभी समझाई है, क्लियर हुई? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, अगेरोस किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना, समुद्री खरपतवार। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल किसकी बनी होती है? किसकी बनाते हैं? अगेरोस की। इस तकनीक का उपयोग क्या है? तो अणुओं को पृथक करने के लिए यह तकनीक काम में ली जाती है। अब बच्चों आगे की प्रोसेस हम और समझते हैं। यहां बच्चों ये अगेरोस के मॉलिक्यूल से जुड़े हुए रहेंगे, यहां डीएनए को डालेंगे और पृथक हो जाएंगे। आगे की प्रोसेस अब आपको समझाते हैं। ये यहां पर जेल बनी हुई थी, अभी हमने तैयार की। ये अगेरोस के अणु हैं। अगेरोस के एक अणुओं के बीच में आप ध्यान से देखोगे कि इनके बीच में आप देखिए ऐसे यहां पर ये गैप बनी हुई है। ध्यान से डायग्राम में देखो, ऐसे इनके बीच में ये गैप दिख रही है। तो इनके बीच में ऐसे छोटी छोटी सी गैप रह जाती है। ऊपर की तरफ वेल्स रहेंगे, अगेरोस के अणुओं के बीच में क्या लगी रहती है? गैप यहां पर लगी रहती। हमने बच्चों समझने के लिए क्या किया, डीएनए को लिया, डीएनए को सबसे पहले काटा। डीएनए को काटने के लिए एक एंजाइम काम में लिया जाता है। इस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, शॉर्ट में इसको आरई कहा जाता है। ये एंजाइम डिटेल में बायोटेक में पढ़ाया जाता है।
अभी बस इस एंजाइम का आप नाम याद रखो। ये एंजाइम अब मैं कई बार बोला करूंगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है जिसको शॉर्ट में आरई कहते हैं, जो डीएनए को बीच से काटने का काम करता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर से काटने वाला। तो ये डीएनए को अंदर से काटने का काम करेगा। जैसे ही डीएनए को अंदर से काटेगा तो यहां डीएनए के कई टुकड़े बन जाएंगे। कुछ टुकड़े छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। हर तरह का यहां पर आप देखो फ्रेगमेंट देखने को मिलेगा, बड़े छोटे हर तरह के फ्रेगमेंट्स यहां मिलेंगे। अच्छा, ये फ्रेगमेंट किसने प्रोड्यूस कराए? आरई ने डीएनए को काटा, ये टुकड़े बन गए। अब बच्चों क्या करते हैं, इन टुकड़ों को उठाएंगे और टुकड़ों को उठाकर यहां पर इनको इन वेल्स के अंदर डाल देंगे। मतलब इन टुकड़ों को उठा के ऐसे वेल्स के अंदर डाल देंगे। यहां पर जब इनके अंदर वेल्स के अंदर डाल देंगे तो आप देखोगे यहां पर डीएनए का कोई छोटा टुकड़ा होगा, कोई बड़ा टुकड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा टुकड़ा होगा। ये जेल की हमने बना रखी और वेल्स के अंदर डीएनए डाल दिया। अच्छा, डीएनए डालने के बाद हमें इन डीएनए को नीचे की तरफ खींचना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको अच्छे से आना चाहिए। डीएनए पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ, डीएनए पर चार्ज आप सभी जानते हैं नेगेटिव होता है। तो बताओ, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव है, तो अब इनको नीचे की तरफ खींचना है। तो आप बताओ इधर कौन सा चार्ज लगाए? हाँ, यहां पे लगाया जाएगा कैथोड, तो इधर लगा देंगे एनोड। तो इधर एनोड लगा देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इस साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे, इस साइड नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। तो हमने क्या किया, जेल बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे, तो टेक्निक का नाम बना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसी को कहा गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बच्चों जब यहां पर ये डीएनए जाएगा, सोचो डीएनए पर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बच्चों इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये डीएनए के टुकड़े एनोड की तरफ जाएंगे। अब खास बात, क्या इस जेल के बीच में पोर है? यस, पोर है। इनके बीच में छोटी छोटी गैप आपको दिखाई दे रही है। अब इन गैप में से होकर ये डीएनए अणु नीचे की तरफ जाएंगे। मतलब इन गैप में से होकर डीएनए का अणु ऐसे नीचे की तरफ यहां चलता जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। सोच समझ के बताना, जो टुकड़ा यहां छोटा होगा, कौन सा छोटा, छोटी साइज का जो टुकड़ा होगा वो इन गैप में से आसानी से निकलेगा। अरे सीधी सी बात है, छोटा है तो पोर में से आसानी से निकल जाएगा, और अगर वो आसानी से निकल गया तो छोटा टुकड़ा बड़ी आसानी से इसे नीचे की तरफ आ जाएगा। बताओ नीचे की तरफ कौन सा टुकड़ा आ गया, छोटा वाला। क्यों? क्योंकि आसानी से निकल गया। अब इससे थोड़ा बड़ा टुकड़ा यहां रह जाएगा, थोड़ा बड़ा टुकड़ा यहां रह जाएगा, सबसे बड़ा वाला टुकड़ा ऊपर ही रह जाएगा, ऐसे बड़ा टुकड़ा ऊपर की तरफ रह जाएगा, क्योंकि इस बड़े टुकड़े को इन पोर में से निकलने में पसीना आ जाएगा। मतलब ये आसानी से निकल नहीं पाएगा, तो ये ऊपर ही अटक गया। तो हमने क्या सीखा, छोटा टुकड़ा पोर में से आसानी से निकला, आसानी से नीचे आ गया, बड़ा टुकड़ा यहां रह गया और बड़ा यहां रह गया। तो यहां पर ये ऐसे साइज के बेसिस पे अलग हो गए। ये टुकड़े किस आधार पर अलग हो गए, साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे एक तरह से हमने इनको छान दिया, तो ये छलनी प्रभाव भी कहलाता है। एक बार फिर समझो क्या सिखाया, डीएनए को आरई से काटा, आरई एक एंजाइम का नाम है, कई टुकड़े बने, इन टुकड़ों को उठा के इन वेल्स में डाला, वेल्स में डालने के बाद इधर एनोड लगाया। क्यों? क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव था, नीचे खींचना था तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। जैसे पॉजिटिव लगाया, इन वेल में से होकर डीएनए नीचे की तरफ जाता है, और जब ये डीएनए नीचे की तरफ जाएगा, नीचे वाला टुकड़ा सबसे छोटा, मतलब यहां पे आ जाएगा स्मॉल फ्रेगमेंट और ऊपर की तरफ रह जाएगा लार्ज फ्रेगमेंट। मुझे बताओ नीचे वाला छोटा क्यों है, सोच जरा। हाँ, क्योंकि ये इन पोर में से आसानी से निकल गया। पोर में से आसानी से क्यों निकल गया? क्योंकि वो छोटा था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, तो आसानी से निकल कर ये नीचे की तरफ आ गया। किस बेसिस पे अलग हो जाते हैं? साइज के आधार पे अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अणुओं का, ये अणु सब मिक्स थे, इन अणुओं का पृथक्करण किस आधार पर किया गया? तो साइज के आधार पर इनको पृथक किया जाता है। और कैसे पृथक करते हैं, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सब बातें आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो हमने क्या क्या बातें सीखी, इन्हीं को हम यहां पे लिखते हैं। डीएनए को अगेरोस जेल में लोड करने के बाद विद्युत क्षेत्र प्रदान किया जाता है। डीएनए को यहां पर लोड किया था, याद करो, यहां डीएनए को लोड किया था, किसके अंदर? वेल्स के अंदर। और क्या अप्लाई कर दिया? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब इधर एनोड लगा दिया और इधर कैथोड लगा दिया, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसके बाद डीएनए पर कौन सा आवेश था? बोलो बच्चों, ऋणात्मक आवेश था। ऋणात्मक आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र में वह
एनोड की तरफ गति करता है। ये याद रखना, ये डीएनए अणु ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब एनोड की तरफ गति कर रहे हैं। आगे अगेरोस जेल छलनी के समान प्रभाव दर्शाता है। ये छलनी के समान मतलब छानने का काम करेगा। छलनी के समान प्रभाव दर्शाता है जिससे डीएनए अणु अपने आकार के आधार पर पृथक हो जाता है, साइज के आधार पर पृथक हो जाता है। मतलब यहां डीएनए के अणु अपने साइज के बेसिस पर अलग होंगे। और हमने सीखा था नीचे वाला सबसे वेरी गुड छोटा, ऊपर वाला सबसे बड़ा, साइज के आधार पर ये पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट, अर्थात सबसे छोटा खंड आगे की तरफ गति करता है। जो छोटा वाला खंड होगा सबसे आगे की तरफ आ जाएगा। और यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए खंड अपने आकार के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। तो यहां पे बच्चों ये अणु आकार के आधार पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये आकार के आधार पर ऐसे व्यवस्थित होंगे, नीचे वाला छोटा आ जाएगा, ऊपर वाला बड़ा रह जाएगा। अच्छा, ये वाला फ्रेगमेंट हम कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट होगा और ये वाला सबसे लार्जेस्ट होगा, मतलब बड़ा होगा, ये छोटा होगा। साइज के आधार पर इनको पृथक कर दिया जाएगा। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर बच्चों इस जेल के अंदर डीएनए आ चुका है। यहां पर डीएनए आ चुका है, यहां पर हमने डीएनए को डाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, डीएनए आ चुका है। और आप ये भी जानते, जो नीचे की तरफ है सबसे वेरी गुड छोटा, ऊपर वाला बड़ा, किस आधार पर अलग है? साइज के आधार पे। तो ये साइज के आधार पे यहां पर ऐसे अलग अलग हो भी चुके होंगे। लेकिन खास बात, इस जेल के अंदर आपको डीएनए है इसमें, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हमें उसको देखना है तो डाई लगानी पड़ेगी, और हमने डाई जोड़ रखी है। कौन सी? इथिडियम ब्रोमाइड। इस जेल के अंदर वो डाई लगी हुई है, अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो तभी दिखाई देगा जब उस जेल के ऊपर एक लाइट डाली जाए। कौन सी? यस, यूवी लाइट, तब जाके दिखाई देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम समझ रहे हैं, पृथक हुए डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित करने के बाद यूवी रेस की उपस्थिति में देखा जाएगा। सामान्य लाइट में नहीं दिखेगा, किसमें? यूवी लाइट। अच्छा, यूवी लाइट में डीएनए नारंगी रंग की पट्टियां, ऑरेंज कलर की पट्टियों के रूप में दिखाई देता है। ये बच्चों कुछ इस तरह से आप समझिए। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा था, कौन सी लाइट डाली? यूवी रेस। और जैसे यूवी रेस डाली ऐसे बैंड दिखने लग जाते हैं। ध्यान से देखना, जैसे यूवी रेस डाली ये बैंड दिखने लग गए। अच्छा, इस बैंड में ये वाला सबसे छोटा, ये वाला सबसे बड़ा, किस आधार पर अलग हुए? हाँ, वेरी गुड, साइज के आधार पर। क्या इनको पृथक कर दिया? ये पट्टियां जो आपको दिखाई दे रही है यूवी लाइट की उपस्थिति में दिख रही है। अगर यहां से यूवी लाइट को हटा दे तो ये पट्टियां दिखना बंद हो जाएगी। बात समझ में? वो तभी पट्टियां दिखेगी जब यूवी लाइट, जैसे यूवी लाइट डालो ये पट्टियां फिर दिखने लग जाएगी। तो यूवी लाइट की उपस्थिति में पट्टियां दिखाई देती है। अरे बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट। और कौन सा कलर दिखता है? ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर यहां पर शो करने का काम करता है। इनमें से जो पट्टी ऊपर रह जाती है वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे नीचे रह जाती है वो छोटी होगी। अच्छा, छोटी को पहचानने का दो तरीका है। कैसे छोटे पहचानते? डायग्राम में समझ में आना चाहिए। इस वेल से, ये जो वेल आपको दिखाई दे रहा है, इस वेल से जो जितना दूर होगा उतना छोटा होगा। वेल से जो जितना दूर होगा उतना छोटा होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, एनोड के जितने पास होगा उतना छोटा होगा। छोटे वाले को पहचानने के दो तरीके हैं। डायग्राम आते हैं इस तरह के, पहचानना तरीका आना चाहिए। जो इस वेल से दूर होगा वो छोटा होगा, या एनोड के पास वाला क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ में? अच्छा, इस पे बेस अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए, कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन यहां ड्रॉ किया, ये क्वेश्चन बना दिया। अब इस क्वेश्चन में यहां पर इस तरह से वेल बना दिए, ये खंड बना दिए, इनको नाम दे दिया ए, बी, सी, डी, ई। अब आपको पहचानना है कि ए, बी, सी, डी में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाओ और सोचो। जेल इस तरह से बना रखिए और आपको बताना है। यस, सबसे छोटा, वेरी गुड, कौन सा होगा? ई वाला। कैसे पता किया? इस वेल से, ये वेल दिख रहा है ना आपको, इस वेल से जितना दूर होगा वो छोटा होगा, तो ई यहां सबसे छोटा होगा। अगर मैं कहता हूं यहां पे बच्चों सबसे लार्जेस्ट को बताओ, बड़े वाले को बताओ, हाँ कौन सा होगा? ये वेल के सबसे पास वाला बड़ा हो गया, मतलब ये ए हो गया। अच्छा, मैं यहां पूछता चार्ज कौन सा होगा? इधर कौन सा इलेक्ट्रोड है? वेरी गुड, यहां पर होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इधर कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे घुमा फिरा के यहां क्वेश्चन आए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, पहचान जाओगे। वेल से सबसे दूर वाला या एनोड के पास वाला वो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है। क्लियर हुआ? और इसको देखने के लिए कौन सी लाइट डाली गई? यूवी लाइट। रंजक का नाम क्या था? इथिडियम ब्रोमाइड। ये क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा रंजक काम में लिया गया था? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी लाइट में कलर देता है? यूवी लाइट में। कौन सा कलर देता है? तो ऑरेंज कलर, यहां पर नारंगी रंग दर्शाने का यह कार्य करता है। बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे बच्चों ये आप लोगों को हम समझाने के लिए लिया कि ये सबसे छोटा खंड था, ये सबसे बड़ा खंड था। अब बच्चों मान लीजिए ये जो जेल बनी हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। अब इस जेल में से हमें इस खंड की आवश्यकता है। मान लीजिए इस जेल में से ये वाला जो खंड है, आगे के प्रयोग के लिए हमें इसकी जरूरत है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले खंड को यहां से काटेंगे, यहां से इसको कट करेंगे, मतलब इसको ऐसे चाकू से काट देंगे। ये जेल बड़े आसानी से कट हो जाती है। जैसे इसको चाकू से काटेंगे तो ये खंड यहां से पृथक हुआ, इतना सा खंड अलग हुआ। अलग होने के बाद अब इसको पिघलाएंगे, मतलब हल्का सा गर्म करेंगे। गर्म करते ही ये जो डीएनए का खंड है ये बाहर निकल जाएगा। क्या किया, जेल को काटा, पिघलाया और पिघलाते डीएनए का खंड बाहर आ गया। तो इनमें से आप किसी भी खंड को बाहर निकाल सकते हो। मैं आपसे कहूं इस खंड को बाहर निकालो, कैसे निकालोगे? हाँ, इसको काटोगे, पिघलाओगे, बाहर निकल जाएगा। और इसको बाहर निकालने की इस प्रक्रिया का नाम होता है क्षालन। अच्छा, इस क्षालन को इंग्लिश में कहें तो इल्यूशन नाम दिया जाता है। इल्यूशन। क्षालन क्या है? पृथक खंड को पृथक हुए डीएनए खंड को जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों से इसको निष्कासित करना, जेल के इस टुकड़ों से इसको बाहर निकालना, यही प्रक्रिया क्षालन कहलाती है। जेल को काटेंगे और जेल में से डीएनए को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया को क्षालन कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इल्यूशन। ये अपने एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, बायोटेक में लिखा हुआ है। क्षालन क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है, तो मीनिंग आना चाहिए। एक बार फिर सुन लो, जेल को कट करके उसमें से डीएनए को बाहर निकालना, इस प्रक्रिया का नाम क्षालन या इल्यूशन कहा जाता है। इसी को हम इल्यूशन कहते हैं। तो इल्यूशन क्षालन क्या प्रक्रिया होती है, यह भी आप लोगों को आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है ये भी आप नोट करके रखेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने आपको समझाए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और सब आप ध्यान रखेंगे। एक खास पॉइंट और, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग, एक उपयोग तो बच्चों मैंने आपको पहले समझाया था, डीएनए के खंडों को पृथक करना। आरएनए के खंड भी पृथक हो सकते हैं, प्रोटीन भी पृथक हो सकते हैं। तो डीएनए के टुकड़े मिक्स थे, पृथक करने के लिए काम में लिया गया, वही छलनी प्रभाव लगा दिया। एक और प्रयोग होता है, प्रतिबंधन पाचन की जांच में भी किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काटा या नहीं काटा ये चेक करने के लिए भी यूज करते हैं। कैसे, एक डायग्राम समझाते हैं। ये डीएनए बना दिया, अब इस डीएनए को यहां पर काटा गया, कट बाय आरई। कौन सा आरई से काटा? ए, मतलब इसके ऊपर एक एंजाइम आरई डाला, ए डाला। आरई भी अलग अलग होते हैं, जब आपको बायोटेक में इसके बारे में पढ़ाएंगे तो आरई भी डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे आपको। आरई को जब इसके ऊपर डाला गया तो आरई ने, मान लीजिए इसको काटा ही नहीं, जैसा ये था ऐसा कैसा एक अकेला अकेला मिल गया। मतलब इस डीएनए को इसने काटा ही नहीं। इसके ऊपर फिर डाला आरईबी डाला तो इसमें से कुछ दो खंड मिल गए। अगर हमने इसको काटा आरईसी से तो इसके ऊपर यहां पर ऐसे कई खंड मिल गए, मतलब कई टुकड़े मिल गए। कहने की बात क्या है, इसके ऊपर आरईए भी डाला गया, आरईबी भी डाला गया, आरईसी भी डाला गया। इसमें एक बैंड मिला, इसमें बहुत दो मिले, इसमें बहुत सारे मिले। अब बच्चों इसने आरई ने कट किया नहीं किया, इसको चेक करना है। अब ये दिखाई नहीं देते आपको कि डीएनए कटा या नहीं कटा, और डीएनए में से भी कोई आवाज नहीं आती कि मैं कट गया। आपको चेक करना है कि ये कट लगा या नहीं लगा। तो आप क्या करो, आरईए डालो, आरईबी डालो, आरईसी डालो और इसके बाद यहां जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ऐसी जेल बना लो। जेल बनाने के बाद ये वाला डीएनए इसके अंदर डाल दिया, जो भी मिला होगा। आरईए डालने के बाद यहां मिला दिया, एक बैंड मिला। कितना बैंड मिला? एक। इसका मतलब नहीं कटा, क्योंकि अगर ये कटता तो यहां पर बहुत सारे बैंड मिलते और यहां पर दो डीएनए भी होते तो यहां दो बैंड मिलते, लेकिन यहां एक बैंड मिला, मतलब ये डीएनए एज सच यहां आ गया। अच्छा, इनको उठा के यहां डाला और यहां डालने के बाद दो बैंड मिले, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कटा होगा। एक टुकड़ा यहां रह गया, एक टुकड़ा यहां रह गया। ये वाला हो जाएगा छोटा, ये हो जाएगा बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं ये दो पार्ट में टूट गया। अच्छा, आरईसी डालने के बाद यहां ऐड किया और चेक किया तो कई टुकड़े मिले, और कई टुकड़े मिले मतलब आरईसी ने इसको अच्छे से कट किया तो ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट मिले। समझने की बात इतनी सी है, एंजाइम डालने के बाद अगर एक ही बैंड दिखाई दे, कितना? एक ही बैंड दिखाई दे, मतलब कटा ही नहीं, क्योंकि जैसा पहले था वैसा का वैसा है। कुछ बैंड दिखाई दे मतलब थोड़ा सा कटा है, बहुत सारे बैंड दिखाई दे मतलब ये अच्छे से कटा है, इसके कई टुकड़े हो गए। अच्छा,
ये तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम में सब कुछ पहले से बता रखा था। अब आपको एक एनसीईआरटी के डायग्राम से इसको समझाते हैं। एनसीईआरटी का ये डायग्राम फिगर 11.3 है, बायोटेक में बना रखा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पे बना रखा है, क्लियर। यहाँ पर ये वेल्स है, इधर कैथोड है, इधर एनोड है। ये लाइन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ 4 लाइन है, 1 2 3 4। इधर वाला फ्रेगमेंट हमने सीखा था बड़ा है, ये वाला सबसे छोटा है। अब मेरा क्वेश्चन, अच्छे से आंसर देना। इस वाले में डाइजेशन, लाइन नंबर 1 को देखो, हुआ या नहीं हुआ? डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, बताओ बच्चों। हाँ, लाइन नंबर 1 में डाइजेशन, वेरी गुड, नहीं हुआ क्योंकि एक ही बैंड दिख रहा है, और एक बैंड दिखा मतलब कटा ही नहीं, डीएनए कटा नहीं होगा। अच्छा, इसमें कुछ बैंड दिखे मतलब थोड़ा डाइजेशन हुआ, इसमें और ज्यादा दिखे और अच्छा डाइजेशन हुआ, बहुत सारे डाइजेशन दिखे मतलब सबसे अच्छा डाइजेशन हुआ। मतलब यहां पर नो डाइजेशन, यहां थोड़ा डाइजेशन, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं, ये अगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाने का डायग्राम बनाया गया। अनडाइजेस्टेड, असारी संग्रही, इंग्लिश में याद रखो आप। तो अनडाइजेस्टेड कौन सा वाला है? पथ 1। पथ 1 जो होता है इसमें डाइजेशन नहीं हुआ, कैसे पता किया? एक ही बैंड है। अच्छा, वह सार संग्रही, सार संग्रही मतलब डाइजेस्टेड, और डाइजेस्टेड कौन कौन से होते हैं? ये पथ नंबर 2 से 4, 2 से लेके 4 तक में आप देखो बहुत सारे बैंड दिख रहे हैं, मतलब डाइजेशन हुआ है। तो सीधी सी बात यह है, अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद एक ही बैंड दिखाई दे तो डाइजेशन नहीं हुआ, और बहुत सारे बैंड दिखाई दे मतलब समझ जाना कि अच्छे से डाइजेशन हुआ है। तो डाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उसको चेक किया जाए। जो बात यहां पर अभी आपको समझाइए, क्लियर हुई बेटे? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने क्या क्या आपको समझा दिया, फटाफट सुनते जाओ। इस टेक्निक में सबसे पहले हमने एक जेल बनाई, किसकी? सबको आना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। अगेरोस की। अगेरोस कहां से लाए? समुद्री खरपतवार से। जब समुद्री खरपतवार से हमने उसको प्राप्त किया, पानी उसको बफर सॉल्यूशन में घोला, फिर एक जेल बनाई, उसमें ऊपर की तरफ वेल्स रखे थे। इन वेल्स के अंदर ही क्या डाला जाता है? डीएनए। डीएनए डालने के बाद एक तरफ एनोड लगाएंगे, एक तरफ कैथोड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। जो नीचे आ जाएगा वो सबसे छोटा होगा, ऊपर रह जाएगा वो सबसे बड़ा होगा। जेल में डीएनए होता है, दिखाई नहीं देता, देखने के लिए यूवी लाइट। जैसे यूवी लाइट डालते हैं ये ऑरेंज कलर दिखाई देने लग जाते हैं, और ऑरेंज कलर दिख जाए मतलब समझ जाना कि वहां पर डीएनए कट हुआ या नहीं हुआ। एक लाइन दिखे, एक ही बैंड दिखे मतलब डाइजेशन नहीं हुआ। ज्यादा लाइनें दिखे, ज्यादा बैंड्स दिखे मतलब समझ जाना डाइजेशन अच्छे से हुआ। और डीएनए को देखने के लिए कौन सी डाई काम मिली? वेरी गुड, इथिडियम ब्रोमाइड, जो यूवी लाइट में ऑरेंज कलर दर्शाता है। तो जो बातें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में समझाई गई, आप सब इसको अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, आज हम समझने जा रहे हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। जब बच्चों कहीं पर भी क्राइम हो जाता है, कुछ मर्डर हो जाता है, तो कई बार वहाँ पर डीएनए की क्वांटिटी बहुत कम मिलती है। क्राइम हो गया, वहाँ से हमने डीएनए को बाहर निकाला, लेकिन डीएनए बहुत कम मिला। इतना कम डीएनए मिला कि आगे का एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पा रहा है। तो अब आगे के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें उसकी डीएनए की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, और डीएनए की मात्रा को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इसे और नाम से भी जानते हैं। इसे पीपल चॉइस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसे थर्मल साइकिल भी कहा जाता है। तो इसे आप पीपल चॉइस रिएक्शन भी कह सकते हैं, और इसे आप थर्मल साइकिल के नाम से भी जान सकते हैं। तो पीपल चॉइस रिएक्शन कहें या थर्मल साइकिल कहें, बात एक ही होती है। पीपल चॉइस रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के टाइम पर साइंटिस्ट लोगों को यह टेक्निक बहुत पसंद आती है। आप किसी भी रिसर्च लैब में चले जाइए, हर रिसर्च लैब के अंदर आपको पीसीआर टेक्निक देखने को मिलेगी। हर रिसर्च लैब के अंदर बायो से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च लैब है, जो भी बायोटेक से रिलेटेड है, सबके अंदर ये पीसीआर बहुत कॉमनली हो गया, और साइंटिस्ट लोगों को टेक्निक बहुत पसंद भी आई है। तो इसीलिए इसको पीपल चॉइस रिएक्शन कहते हैं। इस टेक्निक के अंदर सारा खेल टेम्परेचर का है। टेम्परेचर मतलब थर्मल साइकिल हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें टेम्परेचर की साइकिल चलाते हैं, इसीलिए इसको थर्मल साइकिल का नाम भी दिया जाता है। बात आती है इस टेक्निक को डेवलप किसने किया। इस टेक्निक को डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे कैरी मुलिस। साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, आप बच्चों साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद भी करें, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा भी है कि इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट पे हमें स्पेशली ध्यान रखना है।
इस तकनीक का आविष्कार किसने किया था? कैरी मुलिस ने 1983 के अंदर इस टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया था, कैरी मुलिस साइंटिस्ट ने। क्लियर? अच्छा, इस तकनीक का उपयोग क्या है? इस तकनीक का सबसे मेन उपयोग होता है डीएनए की मात्रा में वृद्धि। अगर बच्चों कभी भी डीएनए की क्वांटिटी को बढ़ाना हो, मान लीजिए क्राइम हुआ, डीएनए कम है, डीएनए की मात्रा को बढ़ाना है, तो उसके लिए पीसीआर काम आता है। समझाने के लिए यहां बच्चों मैंने एक डीएनए को ड्रॉ किया, अभी यहां पर डीएनए 1 है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अब हमें इस डीएनए की मात्रा बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए क्या करें? अब इसकी मात्रा को बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका रेप्लिकेशन कर दिया जाए। पीसीआर के अंदर यही होता है। पीसीआर के अंदर हमें इस डीएनए की मात्रा बढ़ानी है, तो मात्रा बढ़ाने के लिए इसका क्या कर देंगे? रेप्लिकेशन। और जैसे इसका रेप्लिकेशन करेंगे तो रेप्लिकेशन करते ही ये 1 से 2 बन जाएगा। 1 से 2 बनना वही रेप्लिकेशन है। तो पीसीआर कोई और नहीं, एक तरह का डीएनए रेप्लिकेशन ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये काम सेल के बाहर होता है, ये काम सेल के अंदर नहीं होता। ये सब काम सेल के बाहर होता है, और सेल के बाहर होता है तो इसीलिए इसको लिखा जाता है इन विट्रो। क्या कहेंगे बच्चों? इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये टेक्निक आधारित है इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन। यहां एक तरह से हम नया डीएनए सिंथेसिस ही कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन विट्रो डीएनए संश्लेषण। तो डीएनए रेप्लिकेशन, यहां पीसीआर का अगर हम आधार निकाले तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए संश्लेषण, लेकिन खास बात क्या लिखा बच्चों? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब जानते हैं? इन विट्रो का मतलब होता है जब कोई काम सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया जाए, तो ये सारा काम हम लोग सेल के बाहर ही करते हैं, तो ये एक तरह का इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जो बात यहां भी समझाई, ये सब ध्यान रखना है। टेक्निक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरी मुलिस। क्लियर? टेक्निक का उपयोग क्या है? डीएनए की मात्रा को बढ़ाना। डीएनए कम है, उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो पीसीआर सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब इस पीसीआर के अंदर किया क्या जाता है? पीसीआर के अंदर सबसे पहले यहां पर बच्चों एक ऐसी ट्यूब यूज की जाती है। ये जो ट्यूब यहां ली जाती है, इस ट्यूब का नाम होता है इपेंडोर्फ ट्यूब। ये इपेंडोर्फ ट्यूब एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, जिसको ऐसे कैप से इसको बंद कर दिया जाता है। ऊपर की तरफ ऐसे ढक्कन होता है, इस ढक्कन से इसको बंद कर देते हैं, और ये प्लास्टिक की ट्यूब होती है। अच्छा, इसमें जो प्लास्टिक होता है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक होता है। हाई टेम्परेचर पे भी ये नहीं पिघलती है, मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी होती है। हाई टेम्परेचर पे भी रख दो तब भी ये एज सच मेंटेन रहती है। क्लियर? इस ट्यूब का नाम एपेंड्रोफ ट्यूब। लैब के अंदर इस ट्यूब का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब बच्चों किया जाता है, सबसे पहले इस ट्यूब के अंदर सैंपल डीएनए को डालेंगे। सैंपल डीएनए मतलब जिस डीएनए को एम्पलीफाई करना है, जिस डीएनए की संख्या बढ़ाना है, उसको रख दिया। यहां बच्चों ये सैंपल डीएनए को इसके अंदर रख दिया, सैंपल डीएनए डाल दिया। अब हमें 1 से 2 बनाना है, मतलब वही रेप्लिकेशन करना है। रेप्लिकेशन करते टाइम मैंने आपको पहले भी सिखाया है, 2 स्टेप फॉलो की जाती है। पहली स्टेप, हाँ याद करो, अकुंडलन, अनवाइंडिंग, जिसमें दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हैं। और अगली स्टेप में किया जाता है नई चेन का निर्माण। कुछ याद है? सेम वही काम यहां पे भी करेंगे। सबसे पहले इन दोनों स्ट्रैंड को अलग करेंगे। दोनों स्ट्रैंड को यहां अलग करना है, बताओ कौन से बॉन्ड तोड़े? वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, याद करो कौन सा एंजाइम? वेरी गुड, हेलिकेज। याद है पहले वाला, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम हम यहां नहीं मिलाएंगे। यहां बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करेंगे। जैसे हम इसको हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप टूट जाएंगे। हम हेलिकेज का खर्चे नहीं करेंगे। तो हेलिकेज के खर्चे से बचने के लिए इसको हम हाई टेम्परेचर की मदद से लेंगे। यहां टेम्परेचर लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास करेंगे, 94 डिग्री। और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो डीएनए की ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी। मतलब इस ट्यूब को हाई टेम्परेचर पर रखेंगे, हाई टेम्परेचर पर रखते ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती है। जैसे ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई, अब इसके अंदर यहां पर प्राइमर को मिलाया जाता है। याद करो, नई चेन बनाने के लिए सबसे पहले यहां प्राइमर जोड़ने पड़ते हैं। याद है कुछ ऐसा? लेकिन यहां पे जो हम प्राइमर यूज करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, डीएनए प्राइमर का यूज करेंगे। जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो याद करो, हमने आरएनए प्राइमर लगाया था। यहां पर ऐसे आरएनए प्राइमर जोड़ दिया था। आरएनए प्राइमर जोड़ने में दिक्कत ये होती है कि बाद में जाके उन प्राइमर को हटाना पड़ता है। अब ये काम हम ट्यूब में कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी से हम यहां डीएनए प्राइमर को डाल देते हैं। और जैसे डीएनए प्राइमर को डालेंगे, ये डीएनए प्राइमर यहां और यहां जुड़ जाएंगे। अच्छा, डीएनए प्राइमर जुड़ गया तो हटाने की भी जरूरत नहीं है, तो इसको बार बार हटाने से बचने के लिए ऐसे डीएनए प्राइमर का यूज करते हैं। इसी के अंदर यहां मिलाए जाते हैं हर तरह के न्यूक्लियोटाइड्स इसी ट्यूब के अंदर। क्योंकि बच्चों, अगर पुरानी चेन में समझाने के लिए यहां में लिखा कि पुरानी चेन के अंदर थाइमिन है,
तो नई चेन में आप जानते हो एडेनिन आएगा, नई चेन में एडेनिन आएगा, लेकिन एडेनिन अकेला नहीं आएगा, उसके साथ शुगर भी होगी, फॉस्फेट भी होगी, मतलब वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। याद है कुछ ऐसा? जब भी नया न्यूक्लियोटाइड आता है ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आता है, तो हमें इन ट्राइफॉस्फेट को सबसे पहले इस ट्यूब के अंदर मिलाने पड़ेंगे। और हर तरह के ट्राइफॉस्फेट, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, हर तरह के ट्राइफॉस्फेट ट्यूब में डालेंगे ताकि इससे यहां पर नई चेन का निर्माण हो। तो यहां पर इन ट्राइफॉस्फेट की मदद से यहां पर भी चेन बनेगी और यहां पर भी चेन बनेगी। अच्छा, जब ये नई चेन बनाते हैं तो इसमें एक एंजाइम यूज किया जाता है, याद करो, डीएनए पॉलीमरेज। नई चेन बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। अगर हम अपनी सेल का डीएनए पॉलीमरेज उठा के इसमें डाल दे, अपनी सेल का डीएनए पॉलीमरेज डाल दे, तो दिक्कत ये आती है कि अपनी सेल का जो डीएनए पॉलीमरेज होता है 94 डिग्री पर वो काम करना बंद कर देगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज डाला गया, नाम है टेग डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, टेग डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज की खास बात यह होती है कि यह ताप स्थिर एंजाइम है। ताप स्थिर मतलब हाई टेम्परेचर पे भी यह काम करता है। क्लियर? तो वो टेग डीएनए पॉलीमरेज को यहां डालते हैं इस ट्यूब के अंदर ताकि वो ऐसे लंबी चेन का निर्माण कर सके। अभी मैंने आपको यह समझाया कि हमने क्या क्या चीजें ली। सबसे पहले एपेंड्रोप ट्यूब ली, इसके अंदर सैंपल डीएनए डालेंगे, प्राइमर को डालेंगे, हर तरह के न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे और यहां पर टेग डीएनए पॉलीमरेज को भी डाल देंगे। मतलब जो जो रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक चीजें थी वो सब इस ट्यूब के अंदर भर दी जाएगी। भरने के बाद इस ट्यूब को बंद करेंगे और बंद करने के बाद अब इस ट्यूब को लेके जाते हैं ऐसी मशीन के पास, और यह मशीन कहलाती है पीसीआर मशीन। लैब के अंदर इस तरह की मशीन रहती है, हर लैब के अंदर ये मशीन मिलती है। अब इस ट्यूब को बंद करने के बाद इस ट्यूब को उठा के इस पीसीआर मशीन में यहां लगा देंगे। जैसे इस पीसीआर मशीन में लगाएंगे, प्रोग्राम सेट करेंगे और इससे यहां पर डीएनए की संख्या में वृद्धि कराते हैं। कैसे करते हैं उस चीज को और डिटेल में अभी हम सीखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, जो जो आवश्यक चीजें थी सब हमने एपेंड्रोप ट्यूब में भरी, ट्यूब को बंद किया, पीसीआर मशीन के पास ले गए और पीसीआर मशीन में इस ट्यूब को रख दिया। तो क्या क्या आवश्यकता होती है, ये आवश्यकताएं अभी मैंने आपको समझाई। अच्छा, और इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, इन चीजों को भी अब हम क्लियर करते हैं। हम बच्चों ये समझ रहे थे कि पीसीआर में क्या क्या हमें आवश्यकताएं पड़ती है। इन आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता होती है एपेंड्रोप ट्यूब की, दूसरी आवश्यकता होती है सैंपल डीएनए। सैंपल डीएनए मतलब वो डीएनए जिसको एम्पलीफाई करना, उसकी जरूरत पड़ती है। इसी के अंदर हमें डीएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। प्राइमर छोटी साइज के होते हैं, तो इनके लिए बच्चों ओलिगो शब्द लिखा जाता है। प्राइमर के लिए क्या शब्द लिखते हैं? ओलिगो। ओलिगो इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये छोटी साइज की होती है। और सबसे खास बात, पीसीआर के अंदर कौन सा प्राइमर लिया गया? डीएनए। डीएनए प्राइमर लेने का फायदा क्या होता है कि इसको बार बार हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आरएनए प्राइमर के बजाय यहां डीएनए प्राइमर को पसंद किया जाता है। और ये काम तो हम आर्टिफिशियल करा रहे, तो हम आर्टिफिशियल इसमें डीएनए प्राइमर ऐड करते हैं। क्लियर? अच्छा, यहां पर सभी प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डालते हैं। और डीऑक्सी क्यों डालते हैं? क्योंकि हम डीएनए बनाने जा रहे हैं। और सब तरह के मतलब डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, हर तरह के न्यूक्लियोटाइड्स यहां टेस्ट ट्यूब के अंदर डाले जाते हैं, मतलब एपेंड्रोप ट्यूब में डाले जाते हैं। इसी के अंदर पीसीआर मशीन की हमें आवश्यकता होती है। ये बच्चों पीसीआर मशीन, इस मशीन के बिना काम नहीं हो सकता है, तो पीसीआर मशीन चाहिए होती है। हमें जरूरत पड़ती है एक विशेष प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अच्छा, जो उच्च ताप के लिए भी प्रतिरोधक हो, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी जो काम कर सके, उस तरह के डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। ये एक ताप स्थिर एंजाइम होता है, टेम्परेचर स्टेबल एंजाइम होता है। अब बात आती है ताप स्थिर एंजाइम कौन सा है, तो उसके एग्जाम्पल में हमने सीखा था टेग डीएनए पॉलीमरेज। ये जो टेग पॉलीमरेज होता है, ये एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। उस बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस, वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्वेटिकस। इस बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया था। अच्छा, इस बैक्टीरिया की क्या खास बात है? ये जो बैक्टीरिया होता है, जैसे समझाने के लिए बच्चों ये मैंने बैक्टीरिया को ड्रॉ किया। इस बैक्टीरिया की खास बात ये थी, ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को आप हाई टेम्परेचर पे भी रखो तब भी ये जिंदा रहता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम लगे हैं, इसके अंदर एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे। अरे जब ये बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, तो एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे ही करेंगे। अब वो हाई टेम्परेचर पे काम करने वाला एंजाइम इसी से बाहर निकाला गया, जिसका नाम था टेग पॉलीमरेज। तो टेग पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। अगर बच्चों अपनी लैब के अंदर मान लो टेग पॉलीमरेज नहीं है, तो फिर हम यहां पी फ्लू पॉलीमरेज का भी यूज कर सकते हैं।
ये भी एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जिसका नाम पायरोकोकस फ्यूरियोसस होता है। अच्छा, अगर ये भी ना हो तो हम यहाँ वेंट पॉलीमरेज का यूज कर सकते हैं, जो कि थर्मोकोकस लिटोरिलिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त होता है, पी फ्लू पायरोकोकस से मिलता है, वेंट थर्मोकोकस लिटोरिस से प्राप्त किया जाता है। तो कौन किससे प्राप्त होता है, क्लियर हुआ सबको अच्छे से। अब इन तीनों में से आपको याद ये बस फर्स्ट करना है, याद तो केवल एक ही रखना है, टेक डीएनए पॉलीमरेज। आपकी एनसीईआरटी में ये पीसीआर भी बायोटेक में ही लिखा है। जो पीसीआर हम पढ़ रहे हैं ये सब कुछ बायोटेक वाले चैप्टर में लिखा है, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आगे हमें पढ़ना है वो समझ में आ जाए अच्छे से, क्लियर। तो यहाँ पर टेक डीएनए पॉलीमरेज बायोटेक में ही लिखा है, तो आप यही नाम ध्यान रखें, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बात यहाँ समझाएगी, क्लियर हुई। अच्छा, खास बात यहाँ पर, ये जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती है इनमें टेक डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ क्यों किया गया, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पीसीआर में टेक डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग क्यों किया गया, तो क्या आंसर दोगे। हाँ, टेक डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ताप स्थिर है। ताप स्थिर मतलब हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, इसीलिए इसका उपयोग किया गया है। अच्छा, ये जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी ये सब इस एपेंड्रोप ट्यूब में भरी हुई है और इसको इस मशीन में लगा देते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे होती है उसको समझते हैं। पीसीआर के 3 चरण होते हैं। ये बच्चों यहाँ पर मशीन थी, इसके अंदर वो एपेंड्रोप ट्यूब को डाल दिया, ट्यूब को बंद कर रखा है, सारी चीज़ें ट्यूब में भरी है। क्या क्या भरा है, तो सैंपल डीएनए, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड सब यहाँ डाल रखे हैं। अब इसको उठा के यहाँ पे बच्चों इस मशीन के अंदर यहाँ लगा देंगे। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ इसको डाल देंगे, इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद अब यहाँ पर ये जो बटन्स दिख रहे हैं इन बटन से प्रोग्राम सेट करते हैं। यहाँ एक बटन होता है, उनसे प्रोग्राम सेट करते हैं। यहाँ एक स्क्रीन होती है जिस पर आपको टेम्परेचर दिखता रहता है। जब यहाँ प्रोग्राम सेट करते हैं तो यहाँ पीसीआर के 3 चरण अप्लाई करते हैं। 3 चरण में सबसे पहले क्या करते हैं, ये बच्चों डीएनए था, हमें सबसे पहले डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है। दोनों को अलग करना है तो इनके बीच के इन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बताओ कौन से बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए पीसीआर के अंदर तरीका यह किया गया कि यहां टेम्परेचर 94 डिग्री कर देते, हाई टेम्परेचर लगाते। अब क्या करेंगे, यहां से बटन दबाएंगे और बटन दबा के यहां टेम्परेचर 94 डिग्री कर देंगे, यहां 94। और जैसे 94 करेंगे इस जगह पे अपने आप 94 डिग्री होगा और 94 होते ही डीनेचुरेशन शुरू हो गया। और डीनेचुरेशन में आप देखोगे तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएगी। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी थी, यहां दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गई। ये पहली स्टेप डीनेचुरेशन होती है। तो डीनेचुरेशन विकृतीकरण कौन सी डिग्री पे हुआ, 94। अच्छा, 94 डिग्री करते ही अपने आप ये दोनों स्ट्रैंड यहां पर अलग हो जाती है। अलग होने के बाद अब यहां प्राइमर को जोड़ना पड़ता है और प्राइमर को जोड़ने के लिए सेकंड स्टेप चलाते हैं एनीलिंग। एनीलिंग का काम याद रखना बच्चों 54 डिग्री पर किया जाता है। 94 से 54 किया यानी टेम्परेचर कम किया। कम करने से फायदा ये होता है कि इस ट्यूब में जो प्राइमर रखे हुए थे वो प्राइमर आके यहां चिपकने लगेंगे। अरे टेम्परेचर कम करेंगे तो डीएनए जुड़ने लगेगा, तो यहां प्राइमर आसानी से ऐसे यहां पर आप देखोगे ये प्राइमर और ये प्राइमर ऐसे जुड़ने लगते हैं। आप देखो दोनों जगह से यहां प्राइमर जुड़ चुके हैं। प्राइमर जुड़ने के लिए टेम्परेचर कम किया, कितना, 54। तो 54 करते ही ये प्राइमर जुड़ जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा कम नहीं करना क्योंकि ज़्यादा कम करते ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में चिपक जाएगी। तो हल्का सा कम करते हैं ताकि केवल प्राइमर जुड़ पाए, छोटी साइज के इसलिए जुड़ भी जाते हैं। अब यहां अगली स्टेप चलाते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब यहां हमें लंबी चेन बनाना है। अच्छा, ये सारा काम यहां पे हो रहा है इस मशीन में। यहां बच्चों टेम्परेचर 94 से किया था, यहां टेम्परेचर किया 54 और जैसे 54 किया ये प्राइमर जुड़ गए। अब फिर क्या करेंगे, यहां टेम्परेचर हटा के 54 के बजाय यहां कर देंगे 72, मशीन से कर रहे हैं। और जैसे 72 डिग्री करेंगे एक्सटेंशन चालू होगा और इसी एक्सटेंशन के अंदर यहां पर भी चेन बन जाएगी और यहां पर भी ऐसे नई चेन का निर्माण होगा। तो इधर भी चेन का निर्माण हुआ, इधर भी चेन। तो नई चेन ऐसे बनती जाती है, एक्सटेंड होती जाती है, ऐसे नई चेन यहां बनती जाती है। इसी को कहा जाता है एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशन ही वो स्टेप है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। मतलब टेक डीएनए पॉलीमरेज काम करके यहां ऐसे लंबी चेन बना देगा। और लंबी चेन के लिए न्यूक्लियोटाइड हमने ऑलरेडी मिला रखे, तो उन्हीं न्यूक्लियोटाइड से यहां पर ऐसे लंबी चेन बन जाती है। अब ध्यान देखो, शुरुआत में डीएनए यहां पर एक था, एक डीएनए था, 3 स्टेप फॉलो की, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन।
और जैसे ये 3 स्टेप फॉलो की, यहां डीएनए आपके पास 2 हो गए, तो 1 से 2 कर दिया, मतलब डीएनए के नंबर बढ़ा दी। अब बच्चों इन 2 से, फिर इन 2 से नंबर को और बढ़ाना है, तो फिर वही तीनों स्टेप, पहले 94 करेंगे, फिर 54 करेंगे, फिर 72 डिग्री टेम्परेचर करेंगे, और आप देखोगे डीएनए यहां 4 हो जाएंगे। तो 1 से 2 डीएनए बना, 2 से 4 बना, मतलब डीएनए की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से पीसीआर करने पर डीएनए की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, एक्सटेंशन 72 पे ही क्यों करते हैं? 72 पे इसलिए किया जाता है क्योंकि जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है वो 72 डिग्री पर सबसे बेस्ट काम करता है। मतलब उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेस्ट टेम्परेचर 72 डिग्री है। 72 मिलते ही टेक डीएनए पॉलीमरेज को मजा आ जाता है और वो यहाँ पर बड़े आसानी से यहाँ चेन का निर्माण करने लगता है। बात समझ में? इसीलिए एक्सटेंशन कितने डिग्री पे कराते हैं? 72 डिग्री पे कराते हैं। क्लियर? कितनी स्टेप फॉलो हुई? 3। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। नीट में एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि पीसीआर के तीनों स्टेप के नाम बताओ, कौन कौन सी, क्रम वाइज बताना होता है। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये 94 पे, ये 54 पे और ये 72 डिग्री पर किया जाता है। क्लियर? तो कैसे प्रोसेस होती है, क्लियर हुआ अच्छे से? तो हमने पीसीआर के 3 पद समझे। पहला पद था डीनेचुरेशन, जिसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज हो जाता है। सेकंड स्टेप आती है एनिलिंग, 54 पे करते हैं, जिसमें प्राइमर का जोड़ा जाता है। अगली स्टेप आती है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के अंदर टेक डीएनए पॉलीमरेज नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण करता है, जो कि 72 डिग्री पे होता है। क्लियर? तो ये तीनों स्टेप आप अच्छे से ध्यान रखें, किस स्टेप में क्या क्या काम किया गया। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो ये स्टेप आप अच्छे से याद रखें। अच्छा, खास बात यहां पर क्या है, पीसीआर के एन चक्र के बाद अगर हम डीएनए की संख्या निकालें, कितने एन चक्र चला दे, मतलब एन टाइम्स तक उसको चलाते जाए, पहली चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, एन टाइम तक चलाते जाए, तो टोटल डीएनए की संख्या 2 की पावर n है। और यहां n प्रदर्शित करता है चक्रों की संख्या। ऐसे समझो, मैंने एक क्वेश्चन दिया कि हमने बच्चों पीसीआर को 6 चक्र तक चलाया। पीसीआर को कितने चक्र चलाए? 6 चक्र चलाए। तो बताओ टोटल डीएनए की संख्या निकालो, मतलब डीएनए की टोटल संख्या निकालो। तो कैसे निकालोगे? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और जो भी आंसर आएगा सोल्व कर लो। मतलब जितने साइकिल रिपीट करते जाएंगे, जितने साइकिल रिपीट करते जाएंगे, डीएनए की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो पीसीआर का सबसे बड़ा फायदा है, डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। और इसमें होता कुछ नहीं, एक डीएनए से 2 डीएनए, मतलब रेप्लिकेशन ही होता है। लेकिन यह काम ट्यूब के अंदर होता है, सेल के बाहर होता है, मतलब यह सारा काम इन विट्रो किया जाता है। तो यहां सारा काम इन विट्रो होता है। पीसीआर में जितना कुछ समझाया, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछते हैं। पीसीआर तकनीक को विकसित किसने किया? सबको आना चाहिए। वेरी गुड, कैरी मुलिस। पीसीआर तकनीक का उपयोग क्या है? डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के लिए। कितने पद है? 3। कौन कौन से? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। और तीनों पद में टेम्परेचर कौन सा, वो याद रखना है। एन चक्र के बाद डीएनए की संख्या निकाली जाए तो 2 की पावर n से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये बच्चों हमने पीसीआर के बारे में सीखा। अच्छा, ये पीसीआर अगली क्लास में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोगों को भी काम आएगी। जैसे ही मैं आपसे पूछूं डीएनए की मात्रा बढ़ाना है, उसी टाइम याद आना चाहिए पीसीआर करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये टेक्निक आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। अब बच्चों कहीं पे कहीं क्राइम हो जाए और उसमें से किसने क्राइम किया होगा, एग्जैक्ट क्रिमिनल कौन सा होगा, उसका पता कैसे लगाया जाए, तो उसको पता लगाने के लिए टेक्निक काम में लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इस टेक्निक में क्या होता है। आज के लिए इतना ही।